Let us start. Cotton textiles. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the meal-made cloth from England. और हमारे यहाँ चूंकि हम लोग हाथ से गुड्स को बनाते थे, इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गई, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हाथों का ही प्रयोग होता था, मशीन्स का प्रयोग नहीं होता था। और इंग्लैंड में क्या था, मशीनों के द्वारा वो सब पावर लूम्स का इस्तेमाल करके गुड्स को बहुत ही तेज़ी से प्रोड्यूस कर रहे थे, और उनके गुड्स भी जो थे वो चीपर होते थे इन द कंपेरिजन ऑफ द इंडियन गुड्स। तो इस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बैक हो गई, पिछड़ गई। अब अगला चीज यहाँ देखना, वी हैव स्टडीड अबाउट दीज टू points also. The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. We have discussed it yesterday ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर नीचे ये भी डिस्कस किया था कि the two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK. Hence they gave a boost to the development of the cotton textile industry. जब उनको जरूरत पड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, तब उन लोगों ने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बूस्टअप किया, ताकि वो गुड्स जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं उन्हें वो फुलफिल किए जा सके, उन्हें वो दिए जा सके। अब देखो, लेट अस सी फ्रॉम हियर। एज वन 30 नवंबर 2011 देयर वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। यहाँ पे मिल्क है बेटा, इसको मिल कर लेना, मिसप्रिंट हो गया है। About 80% of these are in the private sector and the rest in the public and cooperative sector. 80% प्राइवेट सेक्टर में ही है। देखो, केवल 20% ऐसे हैं जो कि कुछ उसमें से पब्लिक हैं और कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर्स में हैं। Apart from these, there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. और इन सबके अलावा कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां 4 से 10 करघे काम करते हैं। लूम्स और स्पिंडल्स होता है बेटा, जब करघा जहां स्पिनिंग होता है वहां तो चरखा का इस्तेमाल करते हैं। जहां वीविंग होता है उसमें एक ऐसी धारी होती है और एक ऐसी धारी होती है, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल वे में होता है। तो एक को कहते हैं लूम्स। तो वो लूम्स जो हैं वो 4 से 10 लूम्स छोटे छोटे फैक्ट्रियों में चलाए जाते थे। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton market, transport, including accessible port facilities, labor, moist climate, etc., contributed towards its location. कहा जा रहा है कि जब पहले के प्रारंभिक वर्ष थे तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में ही कंसंट्रेटेड था। सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज कॉटन वाले कहाँ थे एकत्रित? महाराष्ट्र में, नहीं तो गुजरात में, क्योंकि वहाँ पर समुद्र से नज़दीक होने के वजह से मॉइस्ट क्लाइमेट रहता था, नमी भरी मौसम में रहती थी, जिससे कि पौधों को हमेशा ताजगी मिली रहती थी। और साथ ही साथ उनके लिए मार्केट भी बहुत नज़दीक था, तुरंत वहाँ से या तो सी पोर्ट से दूसरे देशों को बेच दिया जाता था, दूसरे देश के भी ट्रेडर्स आते थे खरीदने के लिए, और पोर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी, लेबर्स भी वहाँ पर थे। ये सारी चीज़ें जो थी जिसने इसको वहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए प्रेफर किया, और वहाँ पे ये सारे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे वहीं पर लोकेट किए गए। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विथ एग्रीकल्चर and provides a living to farmers, cotton wool pluckers, and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. इतने तरह के लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मतलब कि यदि जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा तो कॉटन टेक्सटाइल में काम करने के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल का मतलब रॉ मटेरियल, और दैट रॉ मटेरियल मीन्स कॉटन। तो कॉटन कहाँ अवेलेबल होगा? द कॉटन विल बी ग्रो इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, खेतों में उगाए जाएंगे। तो इन लोगों का क्लोज कांटेक्ट किससे हो जाएगा? गाँवों से, जहाँ खेत हैं, जहाँ किसान कपास उगाते हैं। तो अब वहाँ पे यदि वो कपास लाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी कई लोगों को रोजगार मिलता था।
अब मान लो जो किसान है वो तो कपास उगा रहा है, उसी में जैसे हम लोगों के यहाँ चीजों की हार्वेस्टिंग होती है, फसल को एक बार हम लोगों ने जो मजदूर है उनको लगा दिया, उसको एक बार में हम लोग हार्वेस्ट कर देते, कटाई हो जाती है फसल की, फसल पक गई कट गई। हार्वेस्टर्स आजकल कंबाइन और हार्वेस्टर्स को यूज करके लोग फसल को कटवा लेते हैं खेतों में, लेकिन कॉटन के लिए ये बड़ा मुश्किल है वहां हार्वेस्टिंग करना, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से फ्लावर है, दैट इज द फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट, उसका फूल है। तो वो जब खिलेगा अच्छे से तभी उसको तोड़ना फायदेमंद होगा। यदि खिलने के पहले यदि वो कली के रूप में है और अच्छे से वो ब्लूम नहीं हुआ, अच्छे से खिला नहीं है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और यदि वो खिल गया है और तब तोड़ा नहीं गया तो भी वो खुद ही खुद पेड़ से टूट के अलग हो जाएगा। और यदि उस पर डस्ट और मॉइस्चर लग जाएंगे तो उसका कलर भी मलिन हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा, गंदा जैसा हो जाएगा। तो बहुत फाइन क्वालिटी के कॉटन के लिए उसको समय पे प्लकिंग करना बहुत जरूरी है। समय समय पे उसको जो कॉटन ब्लग बॉल्स हैं उसको प्लग करने के लिए कॉटन बॉल प्लकर्स जाते हैं, खेतों में जाते हैं, एक बोरी लेकर के, झोली लेकर के पूरे खेतों में घूमते हैं और उसमें से जो जो फूल खिले हैं उसको तोड़ तोड़ करके रोजाना रखते हैं, रोज। ये नहीं कि एक दिन में हार्वेस्ट हो गया, क्योंकि हर फूल एक दिन नहीं खिलेगा, फिर नेक्स्ट डे कुछ और तोड़ करके लाएंगे, फिर नेक्स्ट डे कुछ और तोड़ के लाएंगे। इससे क्या है कि उसको इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करने के बाद उसको अब गिनिंग मिल में भेजा जाएगा। तो अब गिनिंग मिल जो है वो भी एक रोजगार दे रही है। गिनिंग मिल में क्या कर रहे हैं लोग, उस कपास को, उसके बीज, उसके डंठल से उसको छांटा जा रहा है, अलग किया जा रहा है, एक तरीके से वो रिफाइन हो रहा है, केवल रुई का फाहा तैयार हो रहा है। उसके बाद फिर वहां से स्पिनिंग में जाएगा, स्पिनिंग में जाएगा तो वो चरखा कताई होगा, सूत काट काट के तैयार किया जाएगा, वो रुई से अब वो धागा में यार्न में बदल रहा है। बहुत सारे स्पिनर्स को भी जॉब मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है। फिर जब वो थ्रेड तैयार हो गया, यार्न तैयार हो गया, तो वीवर्स के पास जाएगा, फिर वीवर्स कपड़ा बुनेंगे, कपड़े बुन करके तैयार होंगे, यदि मशीनों में है, मिल्स में है, तब तो मिल में जाएगा, मिल में कपड़ा बुनाएगा। धागे तो चाहिए, यार्न चाहिए, तो यार्न के लिए भी मशीनें लगने लगी थी, जैसे स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी जो थी वो एक ही बार में बहुत सारे धागों को तैयार करने लगती थी। तो स्पिनिंग के बाद वीविंग हो जाएगा, जब वीविंग हो गया तो फिर उसको डिजाइन किया जाएगा, कलर किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, कई तरह के लोगों के पास जाएगा, क्योंकि सारे लोग सफेदी कपड़ा तो पहनेंगे नहीं, कुछ लोग प्रिंटेड पहनेंगे, कुछ लोग दूसरे कलर का पहनेंगे, तो उसको रंगरेज के पास भेजना होगा ना कलर करने के लिए। इस तरीके से बहुत सारे लोग इस रोजगार में लगे हुए होते थे। और इंडिया में उस समय इतनी अच्छी डेवलपमेंट थी, भारत हमारा बहुत प्रॉस्पेरस था उस जमाने में, जब हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, जाने जाते थे। और इन सब के अलावा पैकेजिंग, जब तैयार हो गया तो उसको पैकिंग भी करना है, फिर टेलरिंग, सिलाई करने के लिए, गारमेंट जहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे वहाँ वो सिलाई के लिए जाएगा। और जहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है तो हम लोग खुद भी क्या करते हैं, कपड़ा ले लेते हैं और उसको टेलर के पास अपने फिटिंग का सिलाने के लिए दे देते हैं। तो टेलर्स का भी व्यवसाय चल जाता है इसी से। और सीविंग और सिलाई के लिए कपड़ा में बटन लगाना, उसको और भी कई चीज़ें उसमें हम लोग लगाते हैं, सेट करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, कई तरह की सिलाइयाँ उसमें की जाती हैं। द इंडस्ट्री by creating demand supports many other industries such as chemical and dyes, mill stores, packaging materials and engineering works. अब इस तरीके से जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री यदि सेट होगा तो वहाँ कई तरह के लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे केमिकल और डाइज, केमिकल्स डाल करके कलर्स तैयार किए जाते हैं, डाइज मतलब कलर। तो उसको हम लोग केमिकल डाल के जब कलर तैयार करते हैं तो उसका रंग छूटता नहीं है, फेड नहीं होता है। तो वो सारे फिर अब केमिकल्स भी तैयार करने पड़ेंगे, डाइज के लिए भी अलग अलग छोटे मोटे जो भी हैं इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी जहाँ ये डाइज तैयार हो रहा है, पेंट तैयार हो रहे हैं। फिर जब ये तैयार हो जाते तो उनको रखने के लिए मिल स्टोर्स, जहाँ स्टोर में हम उसको रखेंगे, तभी तो उसको कहीं सेल करना है, एक ही दिन तो बना के हम बेचेंगे नहीं, उसको थोड़ा स्टोर कर लेंगे, थोड़ा उसकी क्वांटिटी अधिक हो जाएगी तो फिर हम उसको सेल के लिए निकालेंगे या लोग जो आएंगे उनको हम लोग बेचेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ये पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है रोजगार देता है। अब देखो ये तो हमारा प्लस पॉइंट हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसको अब हम लोग देखेंगे। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये,
कहा जा रहा है कि स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब धागों को तैयार करना। रुई से जब हम धागा बना रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। तो वही कहा जा रहा है, वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। ये देखो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। स्पिनिंग का काम यानी धागा या यार्न तो एक जगह कंसंट्रेटेड है, सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित है, लेकिन जो वीविंग है वो बहुत ही ज्यादा हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब विकेंद्रित, बिखरा हुआ है, छितरा हुआ है, एक जगह पर वो नहीं है, एक जगह केंद्रित नहीं है, बिखर गया है। ऐसा क्यों हुआ है? तो उसका ये आंसर है, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइंस ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। ऐसा इसलिए बिखेर दिया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड इसलिए कर दिया गया है क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग जगह जो है अपने अपने कार्य में, कार्य क्षमता में दक्ष है, कार्य कुशल है। जैसे बनारसी साड़ी की जब हम नाम लेते हैं तो सिल्क की साड़ी पर जरी से काम किया हुआ जो कपड़ा है वैसा हमारे निगाह में आ जाता है, जहन में आ जाता है। बनारसी साड़ी में जो सिल्क के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है जरी का, वो बहुत टफ काम है क्योंकि सिल्क के धागे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत टेंडर होते हैं, और उनमें जरी जैसे कपड़ों से उसमें कसीदा करना बहुत ही मेहनत का काम है। और इसमें बनारस के लोग, जो बनारस में जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये एक्सपर्ट माने जाते हैं, वर्ल्ड फेमस है ये लोग। तो अब सिल्क बन रहा है हमारे बैंगलोर में, ज्यादातर सिल्क का प्रोडक्शन बेंगलुरु में ही होता है क्योंकि वहां पे मलबरी ट्रीज बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, वहां कुकुन्स को बहुत अच्छे से रियर करके और सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन बन रहा है बेंगलुरु में, मैसूर, और आ रहा है यूपी में बनारस। तो उसको लाने ले जाने का जो लागत है वो बहुत ज्यादा लग जाता है, लेकिन हमें यहाँ भेजना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास जो कारीगरी है, ऐसी कारीगरी और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसी तरीके से कॉटन वाली साड़ियों पर बहुत सारी साड़ियां हैं कॉटन की भी जिसपे जरी के बॉर्डर होते हैं। तो ये सब फेमस है, वेस्ट बंगाल के, उड़ीसा के, ये सब चीजें जो है वहां पर फेमस है। तो यदि हम लोग यहाँ पर कॉटन यदि हम तैयार कर भी रहे हैं तो वीविंग के लिए इसे हमें अब इस तरफ भेजना पड़ता है, ये वेस्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, भेजना पड़ता है ईस्ट में। तो ऐसे जैसे संबलपुरी कॉटन फेमस है, एकदम वर्ल्ड फेमस। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में है, बंगाल के नजदीक। उड़ीसा उस समय बंगाल में ही वो आता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब बंगाल था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पर्टिकुलर अपने अपनी चीजों के लिए फेमस है। तो अब हमें इसे डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स में भेजने पड़ते हैं जो कि हमारे लिए काफी खर्चीले होते हैं और जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। दुनिया का सबसे अच्छा धागा हमारे यहाँ तैयार होता है, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी फैब्रिक। ये देखो कितनी चिंता की बात है। धागा तो हमारा वर्ल्ड क्लास है, लेकिन वीविंग जो है वो हमारा वैसा नहीं है। ये क्या है? लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक देता है, एज इट कैनॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। और इसकी एक ये भी कमी है कि धागा तो हम बहुत अच्छा बना देते हैं लेकिन हम लोग धागों को ही बेच देते हैं। देखो कैसा विडंबना है। धागा हमारे यहाँ सबसे अच्छी बन रही है और हमारे यहाँ के बुनकरों को लो क्वालिटी का धागा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। वो फाइन क्वालिटी ऑफ जो यार्न है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इससे जब लो क्वालिटी का थ्रेड हम यूज करेंगे कपड़ा बनाने के लिए तो उसका क्वालिटी तो लो ही हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वालिटी के कैसे कपड़े बनेंगे? अच्छे क्वालिटी के कपड़ों को बनाने के लिए अच्छे क्वालिटी की धागा भी चाहिए थी, थ्रेड भी चाहिए था। जो स्पिनिंग हमारा वर्ल्ड क्लास का है, वीविंग भी वर्ल्ड क्लास का होता उस कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ये क्या हो जाता है? ये एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आगे पढ़ोगे उसको। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन द मिल्स। और वीविंग का काम कौन करता है? हैंडलूम, हथकरघा से भी होता है खादी, और पावरलूम बहुत तेज से बड़े बड़े मशीनों से, जहाँ इंडस्ट्रीज है वहाँ भी होते हैं। और मिल्स, मिल्स मतलब छोटी इकाइयाँ जो छोटे छोटे सेक्टर्स में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मिल्स में काम होता है, यानी मिल जो है वो छोटे स्तर का है, पावर लूम जो है वो
बहुत बड़े स्तर का है। और हैंडलूम जो है वो कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया था, कॉटेज हैंडलूम, घर में भी लोग चरखा काट लेते हैं, घर में भी कपड़ा बुन लेते हैं, वैसा हो गया। और मिल्स जो है वो मिलों में बन रहा है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो वर्क कर रहे हैं। अंगद गुप्ता, अब देखो, द हैंड स्पिन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री, है ना। हैंड स्पन खादी, जिसको हाथ से तैयार करते हैं, खादी जो लोग हाथ से ही बनाते हैं, घर में ही वीविंग का काम करते हैं, उसको कई बुनकरों को घर में ही रोजगार उससे मिल जाता है, जिसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। अब एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट यहाँ, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी? क्यों गांधी जी ने एम्फेसाइज, क्यों इस बात पर बल दिए थे कि हमें स्पिन करना चाहिए, चरखा काटना चाहिए और खादी को पहनना चाहिए, खादी वीव करना चाहिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? खादी पहनने पर और चरखा काटने पर उन्होंने क्यों बल दिया था, बताओ। आंसर दिया है जो ऊपर वाला, क्या? लार्ज स्केल हैंड स्पिन एम्प्लॉयमेंट खादी, हाँ देता है, ठीक, एम्प्लॉयमेंट देता एम्प्लॉयमेंट है। देता है, और भी, फ्रीइंग द बिकॉज, फीलिंग ऑफ, हाँ, हमारी खादी लैंग्वेज इज द खुद सिंबल बनाएंगे ऑफ और सेल्फ रिलायंट। मैम वो मैम बोले थे कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहना चाहिए, इसलिए हम लोग खुद बना के पहनेंगे। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता का स्वदेशी प्रतीक अपना, है। हम भारतीय जो है अपने यहाँ अपना सामान तैयार कर सकते हैं, हमें अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहना। तो हम धागा भी बना लेंगे, कपड़ा भी बना लेंगे, अनाज भी उगा लेंगे, और हम अपनी चीजों को खुद से तैयार कर लेंगे, और हमें अंग्रेजों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस नहीं बात है। पर बल दिया था। ठीक, वेरी गुड। अब देखो बेटा, नीचे तुम्हारे पास एक टेबल दिया हुआ है, मिल सेक्टर में 9-10 में कितना काम होता था, 10-11 में कितना, ये सारी चीजें क्या दी है, ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल कमिश्नर मुंबई, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2011-12, इसमें दिया गया है नोट, 90% of weaving, cutting and processing is